नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में हमेशा से कहा जाता है कि यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का राज चलता है। अंडरवर्ल्ड के नाम पर हमारे दिमाग में सिर्फ दाऊद इब्राहिम का ही नाम सबसे पहले आता है, लेकिन दाऊद के साथ में और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो दाऊद के साथ में रहकर या अलग से अंडरवर्ल्ड के बड़े नामों में शामिल हुए। दाऊद इब्राहिम के अलावा छोटा शकील, छोटा राजन, विक्की गोस्वामी, अबू सलीम, अरुण गवली, माया डोलस, टाइगर मेमन, अबू सलीम की एक्स वाइफ समायरा, हसीना पारकर जो कि दाऊद की बहन है, शोभा अय्यर जो आज भी ढेरों क्राइम में शामिल है और हैरानी की बात है कि उसका एक फ़ोटो तक आज तक बाहर नहीं आ पाया है, और रुबीना सिराज सैयद। ये ऐसे नाम हैं जो अंडरवर्ल्ड के हाथी हैं, यानी बड़े नाम हैं। इनमें एक दो नामों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी डॉन्स बॉलीवुड में अपनी काली कमाई को खपाते हैं। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को अपनी हवेली पर बुलाते हैं और बदले में उन्हें न सिर्फ फिल्में दिलाते हैं बल्कि करोड़ों की कमाई भी कराते हैं। इन्हीं एक्ट्रेस में कुछ ऐसी होती हैं जो अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ में जो ज़िंदगी होती है उसी ज़िंदगी को जीने की आदी हो जाती हैं और उसी के बिस्तर में घुसे रहती हैं। आज मैं जिस एक्ट्रेस की बात करूंगा, वैसे तो मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बना रखी है, लेकिन ये बातें उसमें ऐड नहीं हुई थी। ये एक्ट्रेस है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी भले ही बहुत बड़ी एक्ट्रेस कभी ना रही हो, लेकिन एक समय पर बहुत ज़्यादा फेमस थी। ममता कुलकर्णी की पिछली लाइफ के बारे में मैंने दूसरी वाली वीडियो में बताया है, जिसमें इसकी बैकग्राउंड के बारे में बताया था कि कैसे ये फिल्मों में आई और कौन इसके माँ बाप थे। ममता कुलकर्णी फिल्मों में आई तो उसे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। 1991 में तमिल फिल्मों से करियर शुरू किया और 1992 में हिंदी में भी डेब्यू कर लिया। साल 1993 तक 8-9 फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन सक्सेस नहीं मिली थी। हालांकि वक्त हमारा है और तिरंगा जैसी इसकी मूवीज़ सफल फिल्में थी, लेकिन इन दोनों फिल्मों से भी इसको खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद ममता ने 1993 के लास्ट मंथ में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए एक सेमी न्यूड फ़ोटोशूट कराया, टॉपलेस फ़ोटोशूट, जो 1993 के एडिशन में छापा गया था। ममता का टॉपलेस फ़ोटोशूट कराना चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया। इन फ़ोटोशूट से हर कोई जान गया कि एक न्यू कमर आई है जो टैक्सी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बेताब है और लपलपा रही है। दरअसल आम दर्शकों को कभी पता ही नहीं चलता कि ये न्यूड फ़ोटोशूट या टॉपलेस फ़ोटोशूट क्यों होते हैं। सभी को लगता है कि एक्ट्रेस को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो ये जो है न्यूड फ़ोटोशूट करा लेती हैं, या मैगजीन वाले अपनी मैगजीन की सेल बढ़ाने को इस तरह के टोटके आजमाते हैं। जी हाँ, ये दोनों कारण सही हैं। एक्ट्रेस को पैसे का भी लालच होता है और मैगजीन अपनी सेल बढ़ाने के लिए भी इस तरह के फ़ोटोशूट कराती है। जब स्टारडस्ट मैगजीन ने ममता की दुकान का आधा अधूरा सामान दिखाया तो 20-20 रुपये में बिकने वाली स्टारडस्ट मैगजीन ब्लैक में बिकना शुरू हो गई और उसकी एक एक कॉपी 100-100 रुपये से ज़्यादा में बिकनी शुरू हो गई थी। ममता इसमें जो है टॉपलेस नज़र आई थी और अपनी जीन्स का उसने बटन भी खोला हुआ था। ये फ़ोटोशूट उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस और बोल्ड था। बोल्ड, वैसे ये बोल्ड शब्द है क्या? नेपो किडो को सुपरस्टार बोलो, चुलमान की तरह छिचोरी हरकतों को एक्टिंग बोलो, ब्रह्मास्त्र जैसी गोबर मूवी को मास्टरपीस बोलो, अपनी जीभ को नाक से टच करने को टैलेंट बोलो, और ठीक वैसे ही अश्लीलता फैलाने को, नंगे होने को, खुलकर अय्याशी करने को ये भांड बोल्डनेस का नाम देते हैं। अखबार, मैगजीन और न्यूज़ में इन शब्दों को बार बार बोला जाता है हम लोगों के सामने, ताकि इन भांडों की इज्जत बनी रहे। जैसे ये लोग जो है सीधे सीधे नहीं बोलते कि कॉपी पेस्ट मूवी बना रहे हैं, बोलते हैं रीमेक है। ये नहीं बोलते कि सीन या प्लॉट चुराया हुआ है, बोलते हैं इंस्पायर्ड है। देख रहा है ना विनोद, नक्कारा लोगों को भांडगिरी भी करनी है और फुल इज्जत भी मांगता है ये लोग। वैसे पैसे कमाने और सेल बढ़ाने के अलावा एक और रीज़न होता है न्यूड फ़ोटोशूट का। पूरी इंडस्ट्री को ये मैसेज दिया जाता है कि मार्केट में एक नया मॉडल आया है और वो फुल टाइम टैक्सी बनने को तैयार है। ममता कुलकर्णी के साथ भी यही हुआ। इसने टॉपलेस फ़ोटोशूट क्या कराया, पूरी इंडस्ट्री में आग लग गई। इसे धड़ाधड़ फिल्में मिलनी शुरू हो गई, लेकिन आंख बंद करके फिल्में साइन तो की, उनमें 90% फिल्में फ्लॉप हो गई। इसी दौरान ममता कुलकर्णी पर छोटा राजन की नज़र पड़ी इसके फ़ोटोशूट की वजह से। छोटा राजन उस समय दाऊद के लिए काम करता था। छोटा राजन बॉलीवुड में दाऊद की काली कमाई को इन्वेस्ट करता था, एक्सटॉर्शन मनी लेता था। उसी दौरान छोटा राजन ने ममता कुलकर्णी को अपनी हवेली पर बुलाया और ये रूटीन सर्विस थी।
जैसे बाकी एक्ट्रेस की सर्विस होती थी, वैसे ही नई और उभरती हुई टैक्सी की सवारी करने को छोटा राजन ने उसको अपनी हवेली पर बुलाया था। लेकिन छोटा राजन और ममता को एक दूसरे की सर्विस इतनी ज़्यादा पसंद आई कि दोनों का अफेयर शुरू हो गया। और इसका कारण ये भी था कि ममता कुलकर्णी को छोटा राजन के कहने पर लगातार बड़े बड़े बजट की फिल्में मिलनी शुरू हो गई थी। छोटा राजन ने ममता को लगातार फिल्में दिलाई, लेकिन ममता एक्टिंग के नाम पर शोपीस की तरह ही काम करती थी। एक समय पर तो ये भी खबर आने लगी थी कि ममता कुलकर्णी और छोटा राजन शादी करने वाले हैं। लेकिन तभी छोटा राजन को दुम दबाकर देश छोड़कर भागना पड़ा और ममता जो है इंडस्ट्री में अबला नारी बनकर रह गई। हालांकि विदेश जाने के बाद भी छोटा राजन ममता को फिल्में दिलाता रहता था और ममता कुलकर्णी भी बहुत स्वाभिमानी एक्ट्रेस थी। वो भी एहसान उतारने के लिए दुबई जाकर छोटा राजन से मिलती और उसकी टंकी खाली करके वापस इंडिया आकर फ्लॉप फिल्मों के नंबर बढ़ाने लगती। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दाऊद ने छोटा राजन की ताकत को कम कर दिया इंडिया के अंदर, और छोटा राजन का बॉलीवुड पर वैसा प्रभाव नहीं रहा, उस तरह का दबदबा नहीं रहा जैसा दाऊद के साथ रहते हुए रहता था। क्योंकि 93 ब्लास्ट के बाद में दाऊद और छोटा राजन में आपस में जो है दुश्मनी हो गई थी। छोटा राजन का बॉलीवुड पर दबदबा कम हुआ तो ममता कुलकर्णी को फिल्में मिलनी भी कम होती चली गई। इसके बाद ममता ने बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ में नेताओं को भी अपने बोनट पर बिठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे किसी भी हाल में पैसे कमाने थे। ममता कुलकर्णी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं की प्राइवेट पार्टी में समाज सेवा करने के लिए भी नाम कमा चुकी है। दरअसल जब बिहार में चारा घोटाला हुआ था तो उसमें शामिल नेताओं ने ममता को अपनी प्राइवेट पार्टी में बुलाया और 8-10 दिन तक इसके खेत पर सभी लोग हल चलाते रहे और बदले में ममता को जो है 1 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। उस दौर में प्राइवेट पार्टी के लिए, या यूं कहें कि वन नाइट स्टैंड के लिए 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन चारा घोटाले का फ्री का पैसा था और ममता को अकेले अकेले कई टुल्लू पंप का पानी पीना था, तो मुँह मांगी कीमत इसको दी गई थी। इस मामले में ममता पैसे तो कमा रही थी, लेकिन इसमें पावर नहीं थी। वैसे पावर जैसे छोटा राजन के साथ में रहने पर मिलती थी इसको, वैसी पावर इसको अब नहीं मिल पा रही थी। 90s के दौर में ममता ने शायद ही कोई बड़ा एक्टर या फिल्म मेकर्स को छोड़ा हो जिससे अपनी ड्राइविंग ना कराई हो। उसी दौरान ममता की मुलाकात विक्की गोस्वामी से हुई। विक्की गोस्वामी छोटा राजन का राइट हैंड माना जाता था। छोटा राजन के दुबई भागने के बाद में विक्की गोस्वामी ही उसके ड्रग्स और एक्सटॉर्शन के बिजनेस को संभाल रहा था। ममता का कैरियर अब जो है ढलान पर आ चुका था और कोई भी उसे घास नहीं डालता था, क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोगों ने उसकी सिर्फ ड्राइविंग नहीं की थी, बल्कि इतनी तगड़ी वाली ड्राइविंग की थी कि ममता की क्लच प्लेट पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गई थी। इसी दौरान विक्की गोस्वामी की जौहरी वाली नज़र ममता पर पड़ती है और उसने महसूस किया कि लोग जिस टैक्सी को खटारा समझकर इग्नोर मारने लगे हैं, वो तो अभी कई हजार किलोमीटर और दौड़ जाएगी। बस यहीं से विक्की ने ममता को अपने हेलीकॉप्टर पर बिठाया और सीधे केन्या ले जाकर छोड़ा, क्योंकि विक्की गोस्वामी छोटा राजन का राइट हैंड बनते बनते ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबारी बन चुका था। तो पुलिस ने जो है उस पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया, तो वो भी मौका देखकर विदेश भाग गया। इसके बाद से ममता ने भी भारत को टाटा बाय बाय बोल दिया और विक्की के ड्रग्स के कारोबार में उसकी पार्टनर बन गई। 2013 में दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन फिर विक्की जेल चला गया और उसे केन्या में ही 25 साल की सज़ा हो गई। इसके बाद ममता विक्की के ड्रग्स के बिजनेस को हैंडल करने लगी। हालांकि साल 2013 के आसपास में ममता की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो एक सन्यासी की तरह बनी हुई थी और 2013 में ही उसकी बायोग्राफी भी आई थी, ऑटोबायोग्राफी। तब उसने बताया कि उसकी दुकान का सारा सामान खर्च हो चुका है, अंजर पंजर डिसबैलेंस नहीं बल्कि उसके परखच्चे उड़ चुके हैं और अब वो सन्यासिन बन चुकी है। ममता ने अपनी किताब में लिखा था, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं जबकि कुछ लोग ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई। भारत में 2017 में करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी। इसमें ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी दोनों का नाम आया था और तब से इन दोनों को भारत के अंदर भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। ममता का कहना है कि विक्की गोस्वामी गेहूं और चीनी का बिजनेस करता है, वो ड्रग्स के नाम से भी नफरत करता है। ममता को 15-20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक इंडिया वापस नहीं आई है, बस वहीं से खटारा गाड़ी के दर्शन करा देती है। ममता एक ऐसी अकेली एक्ट्रेस नहीं है जो ऐसे गैंगस्टर्स के मोह जाल में फंसी हो। ऐसी ढेरों एक्ट्रेस हैं, लेकिन कुछ एक्ट्रेस परमानेंट गैंगस्टर्स के रॉकेट पर सवार हो जाती हैं तो बाकी की समय समय पर सवारी का मज़ा तो लेती रहती हैं, पैसे तो कमाती रहती हैं, लेकिन बॉलीवुड में काम भी करती रहती हैं।
लेकिन जिस जिस टैक्सी ने अपना स्टीयरिंग अंडरवर्ल्ड के लोगों के हाथ में दिया, उसका बाद में हाल बेहाल हुआ है। ममता कुलकर्णी अब कहाँ है, क्या करती है, उसके खेत में कौन हल चला रहा है, कुछ नहीं पता। अब वो मोक्ष की राह पर निकल चुकी है, क्योंकि ये उसकी ज़रूरत नहीं बल्कि उसकी मजबूरी है। दुकान का सारा सामान खर्च हो चुका है, टैक्सी इस हालत में है नहीं कि कोई ढंग का ड्राइवर मिले, तो विदेश में रहकर वो सन्यासीन बनने के ढोंग के अलावा उसके पास में और कोई ऑप्शन ड्रग्स के कारोबार से करोड़ों की संपत्ति बना रखी है, और जब तक उसके पास में पैसा है वो वापस इंडिया आएगी भी नहीं। लेकिन ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक न्यूड और टॉपलेस फोटोशूट एक्ट्रेस को रॉकेट साइंस की साइंटिस्ट बना देता है। अब से आगे आप भी जब किसी एक्ट्रेस को न्यूड या सेमी न्यूड फोटोशूट कराते हुए देखें तो समझ जाना टैक्सी अब फुल स्पीड से दौड़ने को तैयार है और नए नए ड्राइवर की वैकेंसी निकालने के लिए ये फोटोशूट हो रहा है। ममता कुलकर्णी की इस स्पीड भरी जर्नी में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।